हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और पूरे 4 साल के बाद द फैमिली मैन सीजन 3 फाइनली ड्रॉप हो चुका है। ये 4 साल एक इंसेनली लंबा गैप तो था ही सीजन 2 और सीजन 3 के बीच, लेकिन इस गैप के साथ साथ उठे कुछ बहुत ही राइटफुल क्वेश्चंस भी। माइंड यू, सीजन 1 आया था 2019 में, सीजन 2 आया था 2021 में, तो 2021 के बाद सीधा 4 साल के बाद 2025 में सीजन 3 ड्रॉप हो रहा है। तो सवाल कुछ ये उठे, टाइमलाइन का क्या होगा? श्रीकांत के बच्चे जो एक इंटेग्रल पार्ट है पूरे के पूरे प्रेमिस का, इस पूरे के पूरे शो का, उनका क्या होगा? व्हाट अबाउट द अटैचमेंट विद द कैरेक्टर्स ऑफ द शो दैट द ऑडियंसेस हैड इन सीजन 1 एंड सीजन 2? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ देम ऑल, कि आज के टाइम पे जहां पे हर दूसरे दिन, लिटरली हर दूसरे दिन 7 से 8 नई वेब सीरीज, 7 से 8 नए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रही हैं, क्या फैमिली मैन सीजन 3 की हाइप वो रहेगी जो सीजन 2 के बाद थी? तो फैमिली मैन सीजन 3 के साथ बहुत हाई स्टेक्स खाली अमेजॉन के ही नहीं है, हाई स्टेक्स यहाँ पे मनोज वाजपेयी के भी हैं एंड डायरेक्टर डुओ राज एंड डीके के भी हैं, क्योंकि 4 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता, एंड स्पेशली इन अ मार्केट लाइक इंडिया जहां पे ओटीटी दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से अपनी प्रोडक्शंस को स्केल कर रहे हैं। तो क्या फैमिली मैन का सीजन 3 अभी भी उतना ही अपीलिंग है? क्या इस शो का टेक्निकल ट्रीटमेंट अभी भी बिल्कुल सीजन 1 और सीजन 2 की तरह है? क्या सीजन 3 में जो नए किरदार आपको देखने को मिलेंगे वो भी आपसे उसी तरह जुड़ पाएंगे जैसे किरदार जुड़े थे सीजन 1 और सीजन 2 के? और क्या राज एंड डीके की ये टाइम लेके करी गई क्रिएशन अभी भी उतनी ही शार्प है या फिर ये हो गई है ब्लंट? इन्हीं सारे सवालों के बारे में आज बात करेंगे, नजर डालेंगे फैमिली मैन सीजन 3 पे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुझे इस शो में अच्छा लगा और क्या नहीं। सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं ऑनेस्टली से। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, राज एंड डीके आर वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्शन टैलेंट्स इन आवर कंट्री एट द मोमेंट। इन दोनों ने मिलकर ओटीटी के लिए हिंदी में अभी तक 4 शोज बनाए, द फैमिली मैन, फर्जी, गन्स एंड गुलाब्स एंड सिटाडेल का इंडियन वर्जन। अब ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई हैं, लेकिन इनमें से अगर एक प्रॉपर्टी को चूज करना हो तो आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड ऑप्ट फॉर द फैमिली मैन, बिकॉज वो सबसे हाईली अक्लेम्ड प्रॉपर्टी है। द फैमिली मैन का सबसे बड़ा यूएसपी पता है क्या रहा है? इस पूरे के पूरे शो की तीनों सीजंस की जो राइटिंग है वो बहुत ही बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग तरीके से एनकैप्सुलेट करती है कुछ चीजों को, और वो चीजें हैं देश का सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट, द फंक्शनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एंड इंडियन एस्पियोनाज, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस स्पेशली विद इट्स बॉर्डरिंग नेबर्स। और इसी सब के बीच राज एंड डीके अपना सिग्नेचर ह्यूमर डाल देते हैं अपनी राइटिंग से, जो 4 चांद लगा देता है इस स्क्रिप्ट पर। तो एक ब्रीफ सा रिकैप देते हुए मैं आपको बता देता हूं कि सीजन 2 में राज एंड डीके हमारे को ले गए थे डाउन साउथ। कहानी सीजन 2 की मोटी मोटी यही थी कि पाकिस्तान का आईएसआई हाथ मिला लेता है श्रीलंका के एक रिबेल ग्रुप से जो बहुत टाइम से डोरमेंट होता है, और फिर वो एक प्लान हैच करते हैं किसको असैसिनेट करने का, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। सीजन 3 की कहानी इस बार हमारे को ले जाती है हमारे नॉर्थ ईस्ट के ब्यूटीफुल स्टेट में जिसका नाम है नागालैंड, और अपनी कहानी के फंडामेंटल प्रेमिस को बिल्ड करती है इंडिया और म्यांमार बॉर्डर के केओस पर। I'm looking for someone जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बहुत अच्छे से जानता है। सीजन 3 की कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये कहानी किस चीज के बैकड्रॉप पे कंसीव करी गई। ये स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये चीज आपका शो को देखने का जो मजा है उसको दुगना कर देगी, उसको एनहांस कर देगी और साथ ही आपके नॉलेज में भी ऐड करेगी। साल 2018 में भारत सरकार और म्यांमार सरकार ने इकट्ठे होकर इन कोलैबोरेशन एक इनिशिएटिव को किक स्टार्ट किया था, और इस इनिशिएटिव का नाम था द एफएमआर, यानी कि द फ्री मूवमेंट रिजीम। द फ्री मूवमेंट रिजीम अग्रीमेंट के तहत इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसके 16 किलोमीटर म्यांमार में और 16 किलोमीटर इंडिया में वो फ्रीली क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि म्यांमार के बॉर्डर से 16 किलोमीटर अंदर जो भी म्यांमार के गांव वाले हैं वो इंडिया आ सकते हैं, और इंडिया का जो बॉर्डर लगता है म्यांमार की तरफ उसके 16 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वाले गांव वाले म्यांमार जा सकते हैं। और ये सब ये कर सकते हैं विदाउट एवर नीडिंग अ वीजा। वीजा की जगह इनको लेना क्या था, एक बॉर्डर पास, जो अगर एक बार लग जाए तो उसकी 1 साल की वैलिडिटी होती है, और एक बंदा या फिर मल्टीपल लोग जो क्रॉस ओवर करते हैं यहां से वहां या फिर वहां से यहां, वो 2 हफ्ते एट अ स्ट्रेच रह सकते हैं। और म्यांमार के साथ नॉर्थ ईस्ट में हमारे 4 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, नेमली मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और सीजन 3 की कहानी आपको घटित होती दिखेगी नागालैंड में। अब इस फ्री मूवमेंट रिजीम इनिशिएटिव का जो लक्ष्य था, जो गोल था, वो बड़ा सिंपल सा था। दोनों देश के बॉर्डर्स पे इस तरफ और उस तरफ जो विलेजेस होते हैं, यूजुअली वो मेनलैंड से इतने दूर होते हैं, कट अवे होते हैं कि भैया वहां पे जो इकोनॉमिक और ट्रेड और मेडिकल जो फैसिलिटीज होती हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो दोनों सरकारों ने सोचा कि ये खोल देते हैं, हम इनिशिएटिव कर लेते हैं, यहाँ के लोग वहां जाएंगे, वहां के यहाँ आएंगे, ट्रेड भी थोड़ा प्रॉस्पर करेगा और मेडिकल फैसिलिटीज भी थोड़ी ज्यादा शेयर हो सकती है। लेकिन एक्चुअलिटी में होता क्या है, बॉर्डर के इस तरफ इंडियन विलेजेस में और बॉर्डर के उस तरफ म्यांमार के विलेजेस में बनने लग जाते हैं कुछ ऐसे घोस्ट विलेजेस या फिर कुछ ऐसे कैंप्स जहां से इंडिया में शुरू हो जाती है, एनकरेज करी जाती
जाती है चाइनीज फंडेड इंसर्जेंसी। यही है द फैमिली मैन सीजन 3 की पूरी फंडामेंटल कहानी का बैकड्रॉप। श्रीकांत सर ने अपनी फैमिली को भी इस सब में घसीट लिया है। लेकिन ये इंसर्जेंसी का मामला इस कहानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि जब आप इस पूरे सीजन को देखेंगे यू वुड कम टू रियलाइज कि बेसिकली ये कहानी आपको ये बताना चाहती है कि कैसे कुछ वॉर लॉर्ड्स तो दुनिया के सबसे बड़े फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस में बैठे हुए हैं, वो छोटे देशों को आपस में कैसे लड़वाते हैं और इन्हीं लड़ाई में अपने वेपन्स वो कैसे बेचते हैं। आई एम द वन दैट रन्स द सर्कस। अच्छा, ये शो देखते हुए मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि एक वेब सीरीज को बहुत सारी चीजें मिलकर अच्छा बनाती है, लेकिन एक चीज है जो एक वेब शो को लेजेंडरी बनाती है और वो है उस वेब शो की राइटिंग। एक फ्लॉलेसली एंड ब्यूटीफुली रिटन स्क्रिप्ट एक वेब शो को लोगों के सबकॉन्शियस में छाप सकती है। अगर आप भी एक ऐसी ही स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं जो लोग भुला ना पाए बट यू डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, देन हियर मी आउट। लेवल अप इंडिया जो ऑलरेडी इंडिया के ग्रेटेस्ट फिल्म मेकिंग माइंड्स जैसे कार्तिक सुब्बाराज, लोकेश कनकराज, रवि बसरू और नेल्सन दिलीप कुमार के साथ काम कर चुके हैं और इंडिया की लार्जेस्ट क्रिएटिव लर्निंग कम्युनिटी है, ये लेकर आए हैं अपना 6-day रेजिडेंशियल राइटिंग प्रोग्राम फॉर स्क्रीन राइटर्स एंड ऑथर्स। इस प्रोग्राम में आप ट्रैवल करेंगे टू द सीनिक व्यूज ऑफ धर्मशाला, शिलोंग एंड देहरादून, और वहां थ्रू वेरियस वर्कशॉप्स आप सीखेंगे क्या स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग का पूरा प्रोसेस, एंड ऑल दिस व्हाइल वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स एंड गेटिंग फीडबैक फ्रॉम योर मेंटर्स हु आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग ऑथर्स एंड स्क्रीन राइटर्स। और यही नहीं, इस प्रोग्राम के टॉप टैलेंट्स को चांस भी मिलेगा ऑफ गेटिंग पिच्ड टू इंडी प्रेस एंड वेस्टलैंड बुक्स एंड गेट अ लाइफ टाइम एक्सेस टू देयर राइटिंग कम्युनिटी फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स। लेकिन हाँ, याद रखना कि इंटरव्यू प्रोसेस के बाद से 20 से 25 लोग ही सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का एम है टू बिल्ड कम्युनिटी ऑफ ओनली द मोस्ट पैशनेट राइटर्स। तो चाहे तुम्हें स्क्रीन प्ले लिखना हो एक वेब सीरीज के लिए या फिर लिखना हो एक नॉवल, दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू डेवलप योर स्किल विद टॉप मेंटर्स। नीचे मैंने इस प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे अप्लाई करके आप अपनी एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सीजन 1 और सीजन 2 की तरह बिल्कुल आइडेंटिकल टेक्निकल ट्रीटमेंट है सीजन 3 का भी। पहले ही एपिसोड से कहानी इतनी स्मूथली पिकअप करती है कि आपको लगेगा नहीं कि 4 साल लैप्स हो चुके हैं। पहला एपिसोड शुरू करने से पहले आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एक रिकैप दिखाया जाएगा, लेकिन वो नहीं दिखाया जाता। अब आपको लगेगा कि ये क्यों नहीं दिखाया गया, बट गिव इट टाइम, गिव इट फर्स्ट 10 मिनट्स और आपको समझ आ जाएगा कि रिकैप की जरूरत ही नहीं है। कहानी के कुछ एलिमेंट्स और कैरेक्टर्स हैं जो सीजन 2 से कंटिन्यूएशन में आपको दिखेंगे सीजन 3 में, लेकिन जो पूरा का पूरा प्रेमिस है, पूरी की पूरी कहानी है सीजन 3 की, उसका कोई भी रिलेशन नहीं है सीजन 2 से डायरेक्टली कि आपको सीजन 2 दोबारा देखना पड़ेगा जस्ट टू कम बैक टू सीजन 3। काफी सारे पुराने चेहरे हैं, नए चेहरे भी हैं साथ में, लेकिन जो मिशन है वो कंप्लीटली नया है, सीजन 2 से कहीं भी रिलेटेड नहीं है। श्रीकांत तिवारी is now an officially wanted criminal. इस शो के क्रिएटर्स यानी कि राज एंड डीके कितने सेल्फ अवेयर है, उनको अच्छी तरह से पता था कि 4 साल का गैप आ गया है सीजन 2 और सीजन 3 में, तो लिखाई डेटेड या आउटडेटेड ना लगे, पुराना लिखा हुआ ना लगे हमारा ड्राफ्ट। उसके लिए इन्होंने कहानी में कुछ ऐसी चेंजेस करे हैं, कुछ ऐसी लिखाई करी है। उसका एग्जांपल देता हूं मैं। श्रीकांत के बच्चे सीजन 2 तक काफी छोटे थे, बट इन दिस सीजन 4 years have passed by and they have grown up and they are hardcore Gen Zs। तो वो टिपिकल Gen Zs की तरह ही शो में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल धृति जो श्रीकांत की बेटी होती है, वो अपने आप को उसके प्रोनाउंस रख लेती है दे और देम, और जब उनका बेटा बताता है श्रीकांत को कि भैया आपकी बेटी अपने आप को दे देम बोलती है, तो वो वाला जो पूरा का पूरा बैंटर है बाप बेटे में, आप देखोगे इट्स हिलेरियस। पूरे के पूरे फैमिली सेटअप का जो राइटिंग पैटर्न है ना, वो डिटैच नहीं लगेगा आपको 2025 से। आपका कोड नेम भी है क्या, लाइक टाइगर, पैंथर, लायन? इंटेलिजेंस में काम करते हैं बेटा, सर्कस में नहीं। अश्लेषा ठाकुर और वेदांत सिन्हा जो दोनों किड एक्टर्स हैं, जो चाइल्ड एक्टर्स हैं इसमें, वो फिनोमिनल है भैया, जबरदस्त। वेदांत सिन्हा की कॉमिक टाइमिंग आपको हंसाएगी शो में। मैं एक एजेंट हूँ। ओके ट्रैवल एजेंट ना। जो स्टेपल कैरेक्टर्स रहे हैं सीजन 1 सीजन 2 में और अब सीजन 3 में भी आपको वो देखने को मिलेंगे, उनके प्रिटी मच जो लाइफ स्ट्रगल्स हमने पिछले सीजन में या उससे पहले देखे थे अभी भी वही हैं। चारे भाष्मी जी के कैरेक्टर को लड़की तब भी नहीं मिल रही थी, अब भी नहीं मिल रही। इस सीजन में बड़ा ही कॉमिकल स्पिन ऑफ दिया है उनके छड़े कैरेक्टर को कि भैया वो कैसे बैचलर है और वो कैसे डेटिंग एप्स यूज करके कोई लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा वो देखने में। साला अभी जाके मेरी डेटिंग का सीन फल फूलने लगा था, सब खत्म। थोड़ी देख ले, चुप बैठेगा। एक बार यहाँ से निकल गया ना जेके, मैं तेरा स्वयंवर रचाऊंगा। श्रीकांत और शुचि की शादी ऑन द रॉक्स थी सीजन 2 में, ऑन द रॉक्स है वो सीजन 3 में भी। लेकिन मुझे एक चीज ना बड़ी खटकी, सीजन 2 की कहानी में अगर आपको याद होगा, एक बहुत ही इंट्रीगिंग पुल था, एक प्लॉट ट्विस्ट था, जहां पे पता लगता है कि शुचि चीट कर रही है श्रीकांत पर। अब मानो या ना मानो, लेकिन वो चीटिंग का एंगल कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त पुल था, एक इमोशन आप में जागरूक करता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, मैं खुद लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि ये पूरा चीटिंग का एंगल किस किनारे जाके लगेगा सीजन 3 में, इसको कैसे कैसे एंड करेंगे या आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन
जिस हिसाब से इन्होंने उसको ट्रीट किया है ना, दैट्स लाफेबल। मतलब आएगा चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा था कि राइटर्स ने बड़ी ही कन्वीनियंटली उस पूरे एंगल को ही अवॉइड कर दिया, और वो शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि दे वर वेल अवेयर कि भैया क्या चल रहा है इंटरनेट पे, किसी भी शो में चीटिंग दिखाते हैं तो लोग हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं कि चीटिंग प्रमोट कर रहे हो, चीटिंग प्रमोट कर रहे हो। सूची और श्रीकांत का जितना इंटरेस्टिंग था ना इक्वेशन सीजन 2 में, उतना सीजन 3 में मेरे को तो नहीं लगा। Why don't you understand? क्या करूं यार, चुपचाप कहीं जाके छुप जाओ और वो सब होने दूं जो वो लोग हमारे साथ करना चाह रहे हैं। इस सीजन में एक कैरेक्टर जो आपको दिखेगा, नया कैरेक्टर है वो, और एंटागनिस्ट है इस पूरे के पूरे सीजन का, वो जयदीप अहलावत ने उनको प्ले किया है, एंड ही इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक थ्रू एंड थ्रू। और उनके कैरेक्टर का नाम क्या है? रुकमा। औकात बढ़ानी चाहिए अपनी, लेकिन भूलनी नहीं चाहिए। जयदीप अहलावत एक ऐसे एक्टर है हु नेवर मिसेस, और सीजन 3 में भी ही हैज नॉट मिस्ड। जयदीप का हालांकि नेगेटिव कैरेक्टर है शो में, लेकिन वो ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि आपको उसके कैरेक्टर को देख के घृणा होगी, यू वुड स्टार्ट हेटिंग दैट मैन। ऐसा नहीं भी होगा। कई कई जगहों पे आपको लगेगा यार ये भी इंसान है, इसमें भी दिल है। तो बहुत सारे शेड्स दिखाए गए हैं नेगेटिविटी के उनमें। मेरे हिसाब से, मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तो मुझे यही लगता है दैट जयदीप फ्लरिशेस इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा व्हेनेवर हिज डायरेक्टर लेट्स हिम बी। और सीजन 3 में भी ऐसा ही लग रहा है। जयदीप अहलावत इज जस्ट बीइंग जयदीप अहलावत। अपने हिसाब से वो डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, अपना कूल है, काम है, वो पूरा का पूरा कैरेक्टर गाली बक रहा है बड़ी ही जबरदस्त तरीके से, और बड़ी इंटेलिजेंटली जहां जहां पे जरूरत है प्रोफैनिटी को यूज कर रहा है। हाँ, एक चीज है जो मुझे जयदीप के कैरेक्टर के बारे में काफी खली। जयदीप जो गैंग लीड करते हैं उसमें सारे के सारे नागामीज लौंडे होते हैं, और उनका कैरेक्टर यानी कि जयदीप का कैरेक्टर एक बार भी नागामीज लैंग्वेज में या फिर नागामीज के किसी भी डायलेक्ट में अपने ही लौंडों से, गैंग मेंबर से बात नहीं करता। बाकी काफी जगह आपको नागामीज सुनने को मिलेगी। इनफैक्ट जो सपोर्टिंग कास्ट है सारी की सारी नागालैंड से ली गई है, एंड आई वाज सो ग्लैड, इट फील्स सो गुड कि जहां पे ये शो को शूट कर रहे हैं वहां के लोकल टैलेंट को बहुत अच्छी तरह यूज करें। लेकिन शायद अगर ये जयदीप को भी थोड़ी सी नागामीज डायलॉग्स दे देते तो और ज्यादा ऑथेंटिसिटी ऐड हो जाती उनके कैरेक्टर में। श्रीकांत तिवारी है कहाँ? मनोज वाजपेयी साहब और जयदीप अहलावत साहब की केमिस्ट्री फिनोमिनल है। एग्जांपल देता हूं, टुवर्ड्स द एंड दोनों का एक शॉट है जहां पे जयदीप अहलावत भाग रहे हैं मनोज वाजपेयी साहब से। मनोज वाजपेयी उस पे गन तान के कहते हैं कहां भाग रहा है भोसड़ी के। टू दिस जयदीप अहलावत रिप्लाइज, अबे चल के जा रहा हूं गाड़ी। मतलब गोलियां चल रही है, बमबारी हो रही है भैया, इंटरनेशनल बॉर्डर पे सब कुछ ये हो रहा है, लेकिन फिर भी द बैंटर बिटवीन दीज टू इज नॉट, वो फिल्मी वाला सीन नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल तुम्हें लगेगा कि भैया हाँ, दो बंदे आपस में जिनकी तानाकशी है वो बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं एक दूसरे से। फिनोमिनल शॉट। गुलपनाग और रणविजय सिंघा के भाई हरमन सिंघा, दो नए चेहरे आपको दिखेंगे जिनका इंटेग्रल रोल है पूरे के पूरे स्क्रीन प्ले में सीजन 3 में। लेकिन इन दोनों को लेकर ना मेरी काफी मिक्स्ड फीलिंग्स है, मैं बताता हूं क्यों। गुलपनाग का ऑल्दो एक कंसिस्टेंट प्रेजेंस है थ्रू आउट द 7 एपिसोड्स, लेकिन आपको ना बहुत इनकंसिस्टेंट और इनकॉन्सिक्वेंशियल रोल लगेगा उनका। ऐसा लगेगा ये बस है, ये नहीं भी होती तो भी चल जाता। और हरमन सिंघा इज अ हैंडसम डूड नो डाउट, लेकिन ही इज इन माय ओपिनियन द वीकेस्ट लिंक इन दिस सीजन। फनीली ही प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल रोल जो पूरा का पूरा कोर्स ही चेंज कर देता है कहानी का, लेकिन ही हैज प्लेड दैट कैरेक्टर विद अ स्ट्रेट फेस। Shrikant Tiwari is now an officially wanted criminal. एक भी जगह पे चाहे कोई भी इमोशन हो उनके कैरेक्टर का, स्ट्रेट फेस है, सीधा, एक भी झुर्री तक नहीं आई, एक शिकन नहीं आती। आई डोंट नो हाउ ही एक्टेड लाइक अ प्लास्टिक डॉल थ्रू आउट। राज एंड डीके यूजुअली डू नॉट डू अ लॉट ऑफ मिसकास्टिंग, लेकिन मुझे यहां पे लगा दैट दिस गाय इज अ ह्यूज मिसकास्ट फॉर सीजन 3। निम्रत कौर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। शी लुक्स ग्रेट थ्रू आउट द शो। उनके आउटफिट्स बहुत ही जबरदस्त है। द वे शी कैरीज हरसेल्फ, हर आउटफिट्स थ्रू आउट द शो इज कमेंडेबल, और साथ ही उनका जो रोल है इट वुड ग्रो ऑन यू वन एपिसोड आफ्टर अनदर। I'm looking for someone जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बहुत अच्छे से जानता है। प्रिया मनी एक्चुअली हैज एज्ड इन रिवर्स। वो थोड़ी सी ऑन द हेवियर साइड ऑफ द स्केल थी सीजन 2 में। सीजन 3 में शी लुक्स एब्सोल्युटली फिट एंड शी लुक्स एक्चुअली यंगर, और उनकी एक्टिंग तो हर बार की तरह बहुत बढ़िया थी। शी हैज अ वेरी प्लीजिंग प्रेजेंस जो आपको यहां भी दिखेगी। मनोज वाजपेयी साहब के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मैं यही बोलूंगा दैट ही कैरीज दिस एंटायर शो ऑन हिज शोल्डर्स। ऐसा नहीं है कि सपोर्टिंग कास्ट ने कोई कम काम किया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, इक्वली गुड काम किया है, लेकिन मनोज वाजपेयी इज द फैमिली मैन, और यहां पे भी आपको वो प्रूव हो जाएगा। सर, आपके नाम पे एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। I'm a suspect. शारिब हाशमी साहब भी बहुत ही कंसिस्टेंट एक्टर रहे हैं थ्रू आउट द 3 सीजन्स। ही हैज परफॉर्म्ड वेरी कंसिस्टेंटली। आपको कहीं पे भी उनके कैरेक्टर में ड्रॉप नहीं दिखेगा, यहाँ पे इनफैक्ट आपको एलिवेशन दिखेगी। एक एग्जांपल देता हूं शॉर्ट। मनोज वाजपेयी साहब चोटिल होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, शारिब हाशमी उनसे पूछने आता है कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, थोड़ा सा चीख के बोलता है, तो मनोज वाजपेयी अभी भी दवाइयों के नशे में होते हैं। वो कहते हैं चीखने से मुझे याद नहीं आ जाएगा।
के द इमोशन दैट शारिब हाशमी गिव्स इन रिटर्न इज हिलेरियस। एक कैमियो था जिसके लिए मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा था। मुझे लग रहा था कि वो शायद निकाल देंगे इस सीजन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो किसका कैमियो है? अगर आप गेस कर सके तो बता देना, मैं नहीं बताऊं। 7 लंबे चौड़े एपिसोड है इस सीजन में, जिनमें से पहले 3 एपिसोड विल गेट यू राइट बैक इनटू द फीलिंग ऑफ द फैमिली मैन। 4th और 5th एपिसोड थोड़े मुझे डीरेल होते दिखे, नॉट इन द टर्म्स ऑफ स्टोरी की कहानी इधर उधर भटक जाती है, ऐसा नहीं है। कहानी थ्रू आउट रेल्ड ही रहती है, ट्रैक पे ही रहती है, लूज नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी बोरियत मुझे फील हुई 4th और 5th एपिसोड में। उसके बाद 6th और 7th एपिसोड में एवरी कैरेक्टर गेट्स डाउन टू बिजनेस। एक के बाद एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट काफी अच्छे हैं। यू वुड नॉट बी एबल टू एक्सपेक्ट कि भैया क्या होने वाला है आगे, और वो हो जाता है। और सबसे बड़ा शॉक आपको लगेगा इसके आखिरी एपिसोड के लास्ट के 10 मिनट में, व्हेन यू वुड बी लेफ्ट कि यार ये क्या हुआ। राजन डीके ने इस बार बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए नागामीज रैपर, सिंगर्स और कंपोजर्स को यूज किया है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूज किया है। आपको नागामीज लैंग्वेज में रैप सुनने को मिलेंगे, नागामीज इंग्लिश में आपको सुनने को मिलेंगे रैप्स, और गाने भी सुनने को मिलेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक में टुवर्ड्स द सेकंड हाफ, मतलब चौथे, पांचवें, छठे एपिसोड के बाद आपको ज्यादा सुनने को मिलेंगे। एंड दोज वर एक्चुअली अ वेरी प्लीजिंग थिंग टू लिसन टू। ओवरस्टेट नहीं करूंगा, लेकिन राजन डीके की एक्शन कोरियोग्राफी हमेशा से टॉप नॉच रही है। एग्जैक्टली एक स्पाई, एक एस्पियोनाज करने गया है वो, टाइगर या पठान की तरह अपने टट्टों के नीचे से बंदूक निकाल के नहीं तान देता कहीं से भी। वो एक्चुअली सर्कस नहीं कर रहा है वहां पे, वो एस्पियोनाज करने गया है, और वो भी एक इंसान है, उसको भी गोली लगती है। सारे एक्शन सेट पीसेस बॉलीवुड की फिल्मों से तो बहुत बेहतर है भाई। बहुत टाइम के बाद मेरी सच में फट रही है। हाँ, एक चीज शायद मुझे लगी होगी, आई कैन बी रॉन्ग, अगर आपको देखने के बाद भी यही लगे तो जरूर कमेंट्स में डालना। और वो चीज ये है कि मुझे लगा कि श्रीकांत का जो कैरेक्टर है, सॉरी मनोज वाजपेयी जी का जो कैरेक्टर है श्रीकांत, वो अपनी एस्पियोनाज, अपनी स्पाइंग करने से ज्यादा ना बाकी का चोट भंगड़ा ज्यादा कर रहा है इस वाले सीजन। अच्छा, कुछ चीजें ना स्क्रीन प्ले में मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगी। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉट में, एक एपिसोड में एक शॉट है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर की असैसिनेशन प्लान करी जाती है, और वो बड़े ही कन्वीनियंट तरीके से ये कर देते हैं, कुछ होता नहीं है। आई मीन दैट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके पास जो सिक्योरिटी है वो किसी और पर्सनल के पास नहीं है पूरे देश में, तो हाउ डू यू मेक सच अ कन्वीनियंट सेटअप टू किल हिम। ओवरऑल जो पूरी की पूरी कहानी की एग्जीक्यूशन थी सीजन 3 में, वो मुझे बेहतर लगी सीजन 2 की स्टोरी एग्जीक्यूशन से, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे लगी सीजन 1 की स्टोरी से। सीजन 1 में चीजें अकम्प्लिश करने के लिए एक्चुअली स्ट्रगल हो रहा था, सीजन 2 में तो बहुत ही कन्वीनियंटली इन्होंने चीजें सॉल्व करना दिखा दी थी। सीजन 3 में भी कन्वीनियंस है कहीं ना कहीं, लेकिन इट्स स्टिल बेटर देन सीजन 2। सीजन 3 की कहानी हमारे को छोड़ जाती है एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे सवालों के साथ, और वो सवाल कब आंसर होंगे, क्या उनको भी आने में अगले 4 साल लगेंगे, यानी कि चौथा सीजन जो आएगा वो भी 4 साल के बाद आएगा, या फिर वो उससे पहले अनाउंस हो जाएगा, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली नॉट द एंड ऑफ सीजन 3। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कहूंगा कि सीजन 3 देख के मेरा माइंड ब्लो हो गया, पर हाँ ये जरूर कहूंगा दैट इट वाज अ वेरी गुड वॉच। बिंज आप करोगे या नहीं करोगे आप पे डिपेंड करता है। मैंने 5 से 6 एपिसोड एक ही लाइन में देखे थे, इससे ज्यादा मैं एक साथ देख नहीं पाया, क्योंकि कुछ शोज मैंने बिंज करे हैं रिसेंटली, ये मैं बिंज नहीं कर पाया किसी कारणवश, शायद आप कर सके, लेकिन इट्स अ वेरी गुड वॉच। आपको मजा आएगा देखने में, एंड मोर देन दैट यू वुड बी हैप्पी वॉचिंग मनोज वाजपेयी रिटर्न एज द फैमिली मैन। और हाँ, एक चीज और, शो में गालियां हैं, लेकिन प्रोफैनिटी को इन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली स्क्रिप्ट में यूज किया है। जहां पे जरूरत है वहीं है गालियां। अब 4 चूतिया आके बोलेंगे गाली दे दी, संस्कार खराब हो गए, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। हर चीज फैमिली के साथ देखने वाली नहीं होती, बागबान देख लो। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ फैमिली मैन सीजन 3। 4 साल की लंबी वेट के बाद आया था। इज इट वर्थ इट? मेरे हिसाब से हाँ, डिसेंटली इट इज वर्थ इट। आप जरूर एक बारी में बैठ के इसको देख सकते हैं। आप जब देखें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। कल आपको मैं चूतड़े तपेड़ता दिखूंगा, किसकी गीले तौलियों के साथ चूतड़े लाल करता मैं आपको दिखूंगा, किसकी ग्रैंड मस्ती 4 की, और उसके बाद 120 बहादुर का रिव्यू भी ड्रॉप कर दूंगा। यानी कि नेक्स्ट 2 दिन भी लगातार वीडियोस आएंगी, और उसके अगले हफ्ते बागबान का रोस्ट, और साथ ही में एक ही बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस चल रहा है करिश्मा कपूर और उनके पति की डेथ से रिलेटेड। उसमें मैंने कुछ शिनाख्त करी और बहुत ही माइंड बॉगलिंग चीजें निकली, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पपी, बाय बाय।